नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको इस वीडियो में आरपीएससी द्वारा आयोजित साइंस सेकंड ग्रेड के पेपर को हल करके बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। मैं इस लेक्चर में आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन को प्रूफ के साथ हल करके बताऊंगा। हम ले रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ट्रोपोलियम धनाइन है, ये एरोमेटिक होता है। सेकंड ऑप्शन में थर्ड जो है ये साइक्लोपेंटाडाई इनाइल है, ये भी एरोमेटिक है। फोर्थ ऑप्शन एजुलिन, ये भी एरोमेटिक है। तो यहाँ पर अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट, दहन के पश्चात 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए मेथेन के आवश्यक मोलों की संख्या है। तो देखो, मेथेन को जब हम जलाते हैं तो यहाँ पर मेथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ जलकर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल जल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल मिलती है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का भार होता है 44 ग्राम। यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें अगर उत्पन्न करनी है तो हमें मेथेन के कितने मोल की आवश्यकता होगी? सिंगल। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, निम्नलिखित उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर विचार कीजिए जो कि साम्य अवस्था में है। ये 11th केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा है। देखो, ये रिएक्शन है, इसमें NO2 N2O4 बना रही है और रिएक्शन उष्मा सेपी है। साम्य पर विचार करना है और प्रेक्षण देखो क्या है। पहला है, ताप घटाने पर भूरे रंग की तीव्रता घटती है। यदि ताप घटाएंगे तो साम्य आगे की ओर जाएगा, यानी NO2 से N2O4 बनेगा और N2O4 क्या है? रंगहीन, तो भूरे रंग की तीव्रता घटेगी, सही है। दाब बढ़ाने पर ज्यादा N2O4 बनेगी। यहां पर आयतन में कमी हो रही है, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है और आयतन में कमी होने पर दाब बढ़ाने पर साम्य आगे की ओर जाएगा, तो दाब बढ़ाने पर N2O4 ज्यादा बनेगी, सही है। ताप बढ़ने के साथ साथ साम्य अवस्था स्थिरांक का मान घटता है। ये अभिक्रिया ऊष्मासेपी है और ऊष्मासेपी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था स्थिरांक का मान घटता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 3D कक्षा के लिए नोडों की कुल संख्या। नोडों की कुल संख्या का फॉर्मूला है n-1। यहाँ 3D है और 3D के लिए n है 3 - 1 हो जाएंगे 2। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, कॉलम 1 में दी गई क्वांटम संख्याओं को कॉलम 2 में दिए गए उनके संगत कक्षकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखो, यहां पर पहले में है n बराबर 2, l बराबर 1 यानी 2p। सेकंड में n बराबर 4, l बराबर 0 4s। थर्ड में n बराबर 5, l बराबर 3 तो 5 और l के लिए हो जाएगा f। डी में n बराबर 3, l बराबर 2 यानी 3D। तो पहले आएगा 2p यानी सेकंड, फिर आएगा 4s यानी फर्स्ट, फिर आएगा 5f यानी फोर्थ। तो अपने हैं सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, तो अपने ऑप्शन जो सेकंड है ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और वहीं से दिए गए हैं। देखो, कॉलम फर्स्ट हाइड्रोकार्बनों की अभिक्रियाओं को कॉलम सेकंड की अभिक्रियाओं से सुमेलित कीजिए। यहां पर एन हेक्सेन से बेंजीन बन रही है। ये क्या हो रहा है? ये पुनर्संभावन हो रहा है, यानी फर्स्ट जो है इसमें अपना हो रहा है डी। सेकंड जो है यहां पर प्रोपीन का हाइड्रोजनीकरण हो रहा बन रही है, सॉरी प्रोपाइन से प्रोपीन बन रही है। ये है आंशिक अपचयन, यानी सेकंड में क्या है? ए।
फिर यहाँ पर एथाइन से बेंजीन बन रही है, ये क्या है, चक्रीय बहुलीकरण, यानी थर्ड में क्या है, बी। तो DABC ये अपना कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा। लास्ट वाला पूर्ण दहन है DABC, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये करेक्ट हो जाएगा, DABC। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित अम्लों को उनके बढ़ते हुए अम्ल सामर्थ्य के क्रम में रखिए, तो जैसे जैसे विद्युत ऋणता घटती है, आकार बढ़ता है, वैसे वैसे अम्लता बढ़ेगी। तो ये क्रम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा HI, सबसे ज़्यादा F। तो फिर कल बार आई ये वाला, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है, एज इट इज बुक से उठाया है, लाइन भी चेंज नहीं है। वह विधि जो ऐसे द्रवों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनके क्वथनांक अति उच्च होते हैं तथा जो अपने क्वथनांक या उससे भी कम ताप पर अपघटित हो जाते हैं, ये होता है निम्न दाब पर आसवन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो 5 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं और तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान का सही क्रम है। देखो ये जो है ये अपने हैं बेरिलियम का, सेकंड जो है 2 2 4 1 5 ये बोरोन का है, सी जो है ये है अपने कार्बन का, डी जो है ये है नाइट्रोजन का, और ई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने ले लिया है। अब आयनन एंथैल्पी का क्रम क्या होगा, बेरिलियम की बोरोन से ज़्यादा होगी, तो बोरोन के बाद बेरिलियम, फिर कार्बन, और फिर आएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है क्योंकि इसका अर्धपूरित कक्षक होता है। तो अपने ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो बेरिलियम जो है यहाँ पर, बोरोन वाला जो है वो है बी, ये है ए, कार्बन वाला है सी, ऑक्सीजन वाला है ई, और ये है डी। BACED, BACED ऑप्शन जो थर्ड है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पर। ये जो क्वेश्चन है अगला, ये NCERT बुक के 12th केमिस्ट्री के ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया असमानुपातन का उदाहरण है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और एक ही तत्व का अपचयन हो, असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन पहले अकेला है, ऑक्सीकरण अवस्था 0, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था Cl- में -1, और जो ClO- है इसमें ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी क्लोरीन की +1। तो 0 से -1 अपचयन, +1 ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन थर्ड असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखो, BF3 में आबंधन संकरण BF3 में आबंधन संकर कक्षकों को बनाने के लिए बोरोन के कितने 2p परमाणु कक्षकों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर संकरण होता है AsP2, इसीलिए कितने p कक्षक चाहिए, 2। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में 11th केमिस्ट्री से पूछा गया है, बहुत इजी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। S और P ब्लॉक के तत्वों को सम्मिलित रूप से निरपेक्ष तत्व कहते हैं, सही है। मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम में अधिकतम आकार मैग्नीशियम का ही होगा, क्योंकि मैग्नीशियम पहले आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, बाद वाले का आकार छोटा होगा। और ये जो Mg+2 एल्यूमिनियम +3 है, ये तो आयन है, तो यहाँ पर सबसे अधिक आकार किसका होगा, मैग्नीशियम का। तो ये भी सही है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता घटती है, नहीं बढ़ती है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दो ही सही होंगे, और फर्स्ट और सेकंड के लिए करेक्ट आंसर है 4। अगला देखो, निम्नलिखित कार्बोधनाइनों को उनके बढ़ते क्रम के व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर देखो, ये है फेनिलधनाइन, ये है ट्राईमेथिल कार्बोधनाइन, ये एथिलधनाइन, और ये मेथिलधनाइन। तो ये ट्राईफेनिलधनाइन जो है ये सबसे अधिक स्थायी होता है, उसके बाद ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो देखो क्रम हम पहचानते हैं,
CH3 CH2, ऑप्शन जो सेकंड है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, आईपी से नाम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग यहाँ से कर लो 1 2 3 और ये 4। तो आयोडो आई से आता है, नाइट्रो एन से आता है और एथिल ई से आता है। तो पहले ई आएगा, तो 4 एथिल 1 आयोडो 2 नाइट्रो बेंजीन। तो ये कहाँ है, 4 एथिल 1 आयोडो 2 नाइट्रो बेंजीन, ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हमें प्रयोग करना है जब एक से अधिक प्रतिस्थापी हो तब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धनायन पर आवेश बढ़ने पर आयनिक बंध, चलो अगली स्लाइड ले लेते हैं, इसमें क्लियर नहीं है, ये स्लाइड ले लेते हैं। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। धनायन पर आवेश बढ़ने से आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। आयनिक लक्षणों या आयनिक बंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना फाजान्स के नियम की सहायता से की जाती है, बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट आंसर है। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगली स्लाइड होगी अपना स्लाइड नंबर 7। इसमें देखो क्या है, हाइड्राइडों के क्वथनांकों का सही क्रम है। तो यहाँ पर हाइड्राइडों के क्वथनांकों का जो सही क्रम है वो ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा HF, फिर NH3, फिर H2S, फिर SiH4। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरएनए समीकरण के लिए ln के 1/t के मध्य ग्राफ खींचने पर ढाल EA/r होता है, जहां E सक्रियण ऊर्जा और R सार्वत्रिक नियतांक है, सही है। जब कोई पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है तो उसको निरोधक कहते हैं, सही है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन लाकर अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, गिब्स ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो फर्स्ट और सेकंड ही करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। एनसीईआरटी बुक से एज इट इज उठाया हुआ है। निम्नलिखित में से जल तेल इमल्सन के लिए प्रमुख पायस्य कारक है, तो यहाँ हो जाएगा काजल। एनसीईआरटी बुक में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, सुमेलित करना है। ग्लिप्टेल ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड यानी डी। बेकेलाइट होता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड यानी बी। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 होता है 1,3 ब्यूटाडाइन सॉरी एमिनो कैप्रोइक अम्ल और ग्लाइसिन यानी ए। और अगला जो उन्ना एन है ये एथिलीन एक्रिलोनाइट्राइल 1,3 ब्यूटाडाइन यानी सी। तो DBSC, DBSC ऑप्शन जो थर्ड है ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे थर्माइट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम द्वारा अपचयित नहीं होता? इसमें राइट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट रसायन को कॉलम सेकंड जैविक कार्य से मिलाइए। तो टेट्रासाइक्लिन जो है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन जो है ये होती है जीवाणु निरोधी यानी बी। फ्यूरासीन जो है ये होती है प्रतिरोधी यानी डी। सेकेरिन कृत्रिम अर्धध्रुवक्रमक है सी। और पेनिसिलिन है जीवाणुनाशी ए। तो BDCA, BDCA ऑप्शन सेकंड है वो अपने यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उपसय संयोजक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर देखो ये 3D का है, ये 4D का है, ये 5D का है। और जैसे जैसे सीरीज बढ़ती है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बढ़ता है, सही है। अब ये जो लिगेंडों का सामर्थ्य ये सही नहीं है, ये ऐसे होता है CO CN NO2 और उसके बाद आता है H2। तो सेकंड सही नहीं है क्रम। डेल्टा T बराबर 4/9 डेल्टा ऑक्टोहाइड्रल, ये सही है। निम्न चक्रण अष्टफलकीय संकुलों में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही है। जो निम्न चक्रण होते हैं
उसमें T2G में कपलिंग होगी 1 2 3 4, ए युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 2। तो ऑप्शन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ यानी ऑप्शन फर्स्ट इज ओके। अगला क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन जानबूझ के एग्जामिनर ने दी है ताकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एल्कीन पर HCl का योग हो रहा है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में केवल HBr का योग ही एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होता है। यहाँ मार्कोनिकोव का नियम ही फॉलो होगा, कार्बोनाइन ही बनेगा। तो मध्यवर्ती में 2 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा और उत्पाद में 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। यानी जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां जुड़ेगी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन CH2 पर ज्यादा है तो यहाँ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन यानी CH3, और यहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ जुड़ेगा क्लोरीन। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतर हैलोजन यौगिकों के लिए असत्य कथन है। ये सभी अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, ये गलत है। प्रतिचुंबकीय भी होता है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये गलत है। सामान्यतः अंतर हैलोजन यौगिक हैलोजनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, ये सही है। सभी सहसंयोजित सही है। 298 केल्विन पर CLF के अतिरिक्त सभी वाष्पशील ठोस या द्रव है, ये भी सही है। तो यहां पर अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 117वां। निम्नलिखित में से कौन से क्रिस्टलीय ठोसों के अभिलाक्षणिक गुण है? निश्चित ज्यामिति, तीव्र गलनांक, समदेशिकता, दीर्घपरासी अवस्था। तो यहां पर अपने ध्यान से देखें, निश्चित ज्यामिति, समदेशिकता, तीव्र गलनांक, दीर्घपरासी अवस्था, दीर्घपरासी अवस्था। क्रिस्टलीय ठोस समदेशिक नहीं होते, ये विषमदेशिक होते हैं। यानी जिसमें ऑप्शन बी है वो तो गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो अपने सर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, निश्चित ज्यामिति, तीव्र गलनांक और दीर्घपरासी अवस्था। अगला देखो, यहाँ पर ABCD की SN के प्रति क्रियाशीलता का क्रम पूछा है। देखो इजी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो है ये 3 डिग्री है, ये जो है ये 2 डिग्री है, ये जो है ये 1 डिग्री है, और ये तो सबसे कम स्थायी है। तो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा D, उसके बाद CBA। तो अपने इसे मिलता जुलता जो DCBA, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 3 डिग्री कार्बोनाइन सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसीलिए SN1 अभिक्रिया ज़्यादा देंगे और 2 डिग्री उससे कम देंगे। तो सबसे ज़्यादा D, उसके बाद में जो C है वो 2 डिग्री, फिर B 1 डिग्री, ऑप्शन 4 करेक्ट। अनुचुंबकीय अणुओं का युग्म है, तो ऑक्सीजन और बोरोन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लूकोज का एपीमर है। मेनोज और ग्लेक्टोज ग्लूकोज के एपीमर होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मेनोज। संकुलाइन COEN2Cl2 के त्रिविम समावयवों स्टीरियो आइसोमर की संख्या है, तो एक तो होगा इसका सिस, दूसरा होगा ट्रांस, और एक इसका होगा जो समकक्ष रूप है वो प्रकाशिक सक्रिय होगा। तो टोटल कितना हो जाएंगे 3। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो सीधा सा 12th केमिस्ट्री के सॉल्यूशन वाले चैप्टर से लिया गया है, केवल डिजिट चेंज है। 2 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, तो बेंजीन के क्वथनांक में 0.635 केल्विन की वृद्धि होती है। विलेय के मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो सीधा सा है डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोललता। मोललता होती है विलेय की मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार, अगर ग्राम में है ऊपर किसे गुणा करेंगे 1000 से। ये TB नीचे आ जाएगा और MA चला जाएगा ऊपर, यानी MA अगर हमें ज्ञात करना है तो KB की वैल्यू रखो 2.53, विलेय की मात्रा 2 ग्राम, 1000 से करो गुणा, अपॉन डेल्टा TB हमें दे रखा है 0.653 क्वथनांक में वृद्धि, इंटू WB विलायक की मात्रा 100,
जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके आंसर आएंगे 79.68 ग्राम पर मोल। अगला देखो क्वेश्चन, Na+2 Na के लिए ई नोड का मान 0.25 और ओरम के लिए ई नोड का मान 1.5 वोल्ट है, तो सेल का सेल स्थिरांक ज्ञात करना है। देखो ये है एनोड और ये है कैथोड, और सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक सेल विभव ये होता है ई ऑफ एनोड माइनस ई ऑफ कैथोड। तो यहाँ पर ई सेल होता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। तो यहाँ पर कैथोड कौन है, निकल, और निकल के लिए है ABC। कैथोड ओरम है तो ओरम के लिए है 1.5 माइनस एनोड क्या है, निकल। तो देखो पहले वाला एनोड, फिर साल्ट ब्रिज और फिर कैथोड, और ई सेल होता है कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का। यहाँ पर कैथोड कौन है, ओरम, ओरम का हमने लिख दिया 1.5, फिर माइनस एनोड, एनोड का 0.25, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1.5 में 0.25 जोड़ोगे तो हो जाएगा प्लस 1.75 वोल्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बस क्वेश्चन नंबर 127, एनसीईआरटी बुक 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट किया है, कुछ भी चेंज नहीं है। निम्नलिखित इनमें से कौन सी संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत वेस्पर सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। इलेक्ट्रॉन युग्मकों के मध्य प्रतिकर्षण अनोन्य क्रिया आबंधी युग्म यानी बॉन्ड पेयर, एकांकी युग्म आबंधी युग्म लॉन पेयर, और फिर एकांकी युग्म लॉन पेयर, ये सही है। इलेक्ट्रॉन युग्म स्पेस में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयास करते हैं जिनसे उनके मध्य प्रतिकर्षण अधिकतम हो, नहीं ऐसे व्यवस्थित होते हैं कि प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। तो ऑप्शन सेकंड गलत है। अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है, ये सही है। केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षित करते हैं, सही है। तो इसमें गलत कथन है सेकंड, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला देखो, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। अभिकथन है एक्टिनाइड श्रेणी में एक्टिनाइड अंकुचन एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता है, सही है। ये 5f इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है, ये भी सही है। तो कथन ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन चुनना है। Fe2CO9 में दो धातु परमाणु को जोड़ने के लिए 3 ब्रिजिंग कार्बोनिल समूह होते हैं, राइट आंसर है। FeCO4 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 है। धातु कार्बोनिल में धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ये -2 कर रहा है, ये ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, बाकी सारे सही है। VOCO5 में भी 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ये मोनोमेरिक होता है, सही है। NiCO में Ni 0 संयोजी अवस्था में और इसकी वर्गाकार समतलीय संरचना नहीं है, इसकी संरचना चतुष्फलक की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला, तो यहाँ पर अपने केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे सेकंड ग्रेड साइंस के पेपर में, वो मैंने आपको सारे सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर मैंने गलत बताया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको प्रूफ के साथ उसका आंसर बता दूंगा। देखो, मुझसे कोई भी अगर कैंडिडेट पूछता है कि सर मुझे सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है, फर्स्ट ग्रेड की करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए। वर्तमान में मैं 9 साल से केमिस्ट्री लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ राजस्थान सरकार में। राजस्थान में ही मैं 2015 वाली भर्ती में केमिस्ट्री लेक्चरर के रूप में सिलेक्ट हुआ और 16 से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और अभी केमिस्ट्री लेक्चरर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। कोई भी कैंडिडेट जब मुझे पूछता है कि हमें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है तो आपकी क्या राय है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप 11th-12th की केमिस्ट्री की बुक को अच्छे से पढ़ लो, उनमें से सवाल आएंगे। यदि आपकी 11th-12th केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक आपने कंफर्म कर ली है तो आपके सेलेक्ट होने के चांस 95% है। वो बात अलग है कि आपको एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन उठा के देता है और आप उसको गलत करते हो, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। लेकिन यदि आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स से हैं,
तो आप इन तीनों की एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो, इनसे बाहर सवाल जाने वाले नहीं है। अभी केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें लगभग 70% क्वेश्चन 11th और 12th केमिस्ट्री के बुक एनसीईआरटी बुक्स आए हैं। तो जिस कैंडिडेट ने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से याद किया है वो मेरी बात से एग्री करेगा और उन्होंने अधिकांश क्वेश्चन सही किए हैं। तो यदि आपने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। जिन कैंडिडेट ने पेपर अटेम्प्ट किया और उनके क्वेश्चन सही हैं तो मैं उनको उनके सिलेक्शन की अग्रिम बधाई देता हूं। और यदि किसी कारणवश आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो फिर भी आपके पास मौका भी हाथ से गया नहीं है। ये एग्ज़ाम अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और राजस्थान सरकार ने ऑलरेडी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की नई भर्ती जारी कर दी है। जो भी कैंडिडेट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है या आप नाम लिख सकते हैं टॉपर्स केमिस्ट्री। इस वीडियो में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज के साथ। धन्यवाद।